हेलो एवरीवन। आज है 8 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली आईसीआर ने अरहर की आशा किस्म का पहला पूर्ण T2T जीनोम तैयार किया। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ा था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान पर पहली बार परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। अभी हाल ही में मेघालय ने अपने राज्य के पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत करी है। आरबीआई ने इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है 5.25%। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया जाएगा। एयर इंडिया के जो सीईओ हैं टेवेल्डो गेब्रेमारियम बने हैं। हाल ही में संसद ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर के 38 कर दी गई है। केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत जम्मू कश्मीर ये पूरी तरीके से पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात और राजस्थान में चांडीपुरा वायरस बीमारी के प्रकोप की जांच के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को तैनात किया। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है संपीड़ित बायोगैस, जिसे आप कंप्रेस्ड बायोगैस भी कह सकते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो यहां से गोबर्धन स्कीम आपको रिलेट कर लेना है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये संपीड़ित बायोगैस होती क्या है? देखिए, मैं इसे एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, ये कचरे से बनने वाली एक शुद्ध गैस है जो कि बिल्कुल गाड़ियों में डलने वाला जो सीएनजी होता है ना, इसके जैसे काम करती है। अब सवाल ये बनता है कि ये जो गैस है ये बनती कैसे है? क्या इसमें कोई रॉ मटेरियल यानी कि क्या कोई कच्चे माल का इस्तेमाल होता है? तो बिल्कुल होता है। कौन कौन से कच्चे माल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? तो गोबर हो गया, जो खराब फसलें हैं, आप कृषि अपशिष्ट भी कह सकते हैं, गन्ने की खोई, गीला कचरा, ये सभी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस कचरे को बिना हवा के एक बड़े टैंक में सड़ने के लिए रख दिया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है, और सड़ने से एक गैस निकलती है जिसे बायोगैस कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कंप्रेस्ड बायोगैस लिखा है, तो समझिए इस शुद्ध गैस को भारी दबाव के साथ सिलेंडर में भर दिया जाता है और इसी दबाव के कारण इसे संपीड़ित या फिर कंप्रेस्ड कहते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी गई है। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कृषि अवशेष, गोबर, शहरी जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधन को कंप्रेस्ड बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय के सोर्स में कन्वर्ट करना। ये योजना 2026-27 से 35-36 तक लागू रहेगी, लगभग 10 साल के लिए, और भारत की ऊर्जा व्यवस्था में कंप्रेस्ड बायोगैस को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करेगी। और ये जो गोबर्धन स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म बनती है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। उद्देश्य क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इससे फायदा क्या है? इससे गांवों में स्वच्छता बढ़ती है क्योंकि कचरे का इस्तेमाल तो गैस बनाने में कर लिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है, और किसानों और ग्रामीणों को कचरे से कमाई का नया जरिया मिल जाता है, यानी कि इनकम फ्रॉम द वेस्ट। तो ये रही गोबर्धन योजना। चलिए, कुछ स्टैटिक में अन्य स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। 23 सितंबर 2018 से शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2014, और मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। ये तो स्टैटिक स्कीम्स की बात हुई। यहां से करंट की स्कीम आप रिलेट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसे अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई के महीने में मंजूरी दी है, इसलिए इसे आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो योजना है ना, ये देश के जलाशय, झील, बांध, इस पर तैरते हुए फ्लोटिंग
तैरना मतलब यही, फ्लोटिंग की हम बात कर रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है और इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो वर्ष 2030 से वर्ष 2031 तक देश में 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है और इसकी कैपेसिटी रहेगी 5000 मेगावाट की। सवाल दूसरा है, गृह मंत्रालय द्वारा लू और बिजली गिरने को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट में शामिल करने के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये बढ़ करके हो गई है 14। पहले कितनी थी? पहले ये थी केवल 12। तो गृह मंत्रालय द्वारा लू, जिसे आप हीट वेव कह सकते हैं, जो गर्मी के दिनों में चलती है, और आकाशीय बिजली यानी कि जो लाइटनिंग है, इसे शामिल किए जाने के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की संख्या 14 हुई है। अब गृह मंत्रालय ने इसे क्यों शामिल किया है? देखिए, इससे फायदा ये होगा इस बदलाव के बाद अब इन आपदाओं से जिन लोगों को नुकसान होता है या जनधन की हानि होती है, तो इस नुकसान पर राज्य को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, अब ये क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये एसडीआरएफ की फुल फॉर्म है। तो इसके कोष से सीधा वित्तीय मुआवजा और राहत मिलना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखे हुए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, ये करते क्या हैं? सबसे पहले यदि बात की जाए एनडीआरएफ की, तो ये राष्ट्रीय स्तर का विशेष बल है जिसे प्राकृतिक या मानव निर्मित गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए, साथ ही राहत और बचाव करने के लिए गठित किया गया। एसडीआरएफ जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो ये राज्य स्तर पर काम करने वाला विशेष आपदा राहत बल है जो किसी भी राज्य में आपदा की स्थिति में तुरंत ही सहायता और बचाव कार्य शुरू करता है। तो सेंट्रल में क्या है? एनडीआरएफ। स्टेट में क्या है? एसडीआरएफ। सवाल तीसरा है, अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को भारत दिवस मनाने की घोषणा करी? तो आंसर है मैसाचुसेट्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की जो गवर्नर है मौरा हीली, इन्हें ऑफिशियली तौर पर 15 अगस्त को पूरे राज्य में भारत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी। इसके साथ ही बोस्टन शहर की मेयर मिशेल वू ले ने भी शहर में 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया। ये घोषणा भारतीय अमेरिकी समुदाय द्वारा चिकित्सा विज्ञान, टेक्नोलॉजी, व्यवसाय और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करती है। अब मैसाचुसेट्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये है कहां पर? ये देखिए कुछ यहां पर है मैसाचुसेट्स। इसके घर पर अटलांटिक ओशन की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका का देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया के विकसित देशों में शामिल है। इसके जस्ट ऊपर में कनाडा है, इसके नीचे में मैक्सिको है। दो प्रमुख रिवर्स का नाम आप याद रखेंगे, नदियों का नाम। यहां से मैं आपको बता रही हूं रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर यहां से ऊपर में याद रखेंगे सेंट लॉरेंस रिवर। ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडो मैक्सिको यूएसए के बीच और सेंट लॉरेंस कनाडा और अमेरिका के बीच। यहां पर आप ग्रेट लेक्स की लोकेशन देख पा रहे हैं। ग्रेट लेक जिसे आप महान झील के नाम से जानते हैं, इसे याद रखने की ट्रिक है होम्स की। होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, जिसमें कि एकमात्र मिशिगन लेक है जो पूरी तरीके से यूएसए में है। बाकी की जो लेक्स हैं ये अमेरिका और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती हैं। ये फ्लोरिडा वाला इलाका है आपका, कैलिफोर्निया वाला ये पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करेगा, है ना। और इसके अलावा 49 पैरेलल लाइन भी आप रिलेट कर सकते हैं। 49वीं समानांतर रेखा ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यहाँ की डॉलर है, प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। इसी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम नासा है। जैसे भारत में इसरो है, सेम यहाँ पर आपको नासा रिलेट करना है। अमेरिका के साथ भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक तो युद्धाभ्यास है, दूसरा वज्र प्रहार है, तीसरा कोप इंडिया है, तरकश अभ्यास भी आप रिलेट कर सकते हैं। टाइगर क्लॉ अभ्यास भी भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आर्मी चीफ के एडीसी, जिसे आप एड डी कैंप कह सकते हैं, इसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यहां से शिवानी शेहरावत राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। भारतीय सेना की कैप्टन शिवानी शेहरावत को नए सेना प्रमुख धीरज सेठ के एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह भारतीय सेना के इतिहास में आर्मी चीफ की पहली महिला एडीसी बनकर के इतिहास रच चुकी हैं। अच्छा, ये जो एडीसी है यानी कि एड डी कैंप, ये भारतीय सेना का वह युवा सैन्य अधिकारी होता है जो सेना प्रमुख यानी कि जो आर्मी चीफ होते हैं इसके निजी सहायक, कार्यकारी सचिव और प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में काम करता है। यहाँ पर पहली महिला का यदि हम डिस्कशन करें तो लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड है, इसके प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ है। वर्षा अशोक अगलावे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माउंट एवरेस्ट पर 11 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया लाभपाल शेरपा ने। देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीसा गिल है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली महिला दिव्या सिंह है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े हैं। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सबा शॉल है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में लास्ट ईयर शामिल की गई थी प्राजक्ता कोहली। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। पहली महिला ई वोटर है बिहार की विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा है। सवाल 5वां है, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को मनाया जाता है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान इसी दिन स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए इस दिन की घोषणा करी थी। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके ट्रैक एंड फील्ड में भारत को ओलंपिक गोल्ड दिलाया था। सवाल 6वां है, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 1905 में शुरू हुए किस ऐतिहासिक आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, जो देश के बुनकरों और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो भारत में 1905 में ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता का जो टाउन हॉल था, यहाँ ऐतिहासिक बैठक हुई थी जिसमें स्वदेशी संकल्प प्रस्ताव पास किया गया था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया था। कुछ स्टैटिक के फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भी बात की गई है। तो ये 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे मंजूरी दी थी और ये फरवरी 1922 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन का आगे हम डिस्कशन करेंगे। 8 अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में इस आंदोलन का ऐलान किया था और इसी दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था। बात की जाए यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के पानी से नमक बना करके औपचारिक रूप से ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा और इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया था। सवाल 7वां है, जलवायु पुनर्वास और अवसंरचना निर्माण के लिए किस देश ने इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस सिटीजनशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो यहां से तुवालू राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ECRCP फुल फॉर्म बनती है इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेसिलेंस सिटीजनशिप प्रोग्राम। शुरुआत किसने की है? नॉर्वे ने। सबसे पहले इस कंट्री को मैप के थ्रू यदि आप देखें तो पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा देश ओशिनिया के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है
और अभी ऑफिशियली तौर पर इसने अपना एक नया नाम घोषित किया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी कंट्री का ये प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को सीबीआई यानी कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रदान की जाती है। अब ये है क्या, देखिए, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है नागरिकता के बदले निवेश योजना। कहने का मतलब है यदि आपको नागरिकता चाहिए तो निवेश कीजिए, जिससे देश में मतलब जो भी पैसा आएगा देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए, साथ ही आर्थिक विकास के लिए फंड जुटाने के पर्पज से ये शुरू की गई है ना। तो एक तरह का गोल्डन पासपोर्ट योजना है, जिसे नौरू प्रोग्राम ऑफिस के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके तहत जो धनी विदेशी निवेशक यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें देश के ट्रेजरी फंड में आर्थिक योगदान देने के बदले नौरू की नागरिकता यानी कि इस कंट्री की सिटीजनशिप और पासपोर्ट है जो कि दिया जाता है। तो यदि सिटीजनशिप दी जाएगी, इसके लिए पैसा लिया जाएगा यानी कि फंड कलेक्ट किया जाएगा, और इसी फंड का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। नौरू पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जो समुद्र स्तर बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण देखिए क्या है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो सी लेवल है यानी समुद्र का जो जल स्तर है ये बढ़ेगा, और ऐसे देश जो छोटे छोटे आइलैंड है ये इसमें समा सकते हैं। यही है, इस समस्या से निपटने के लिए फंड कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके तहत ये प्रोग्राम है जो कि शुरुआत किया है नौरू ने। अब नौरू के आसपास आप देख पा रहे हैं तुवालू, ये भी छोटा सा कंट्री है। ये भी क्लाइमेट चेंजेस के कारण परेशान है। आने वाले समय में ये पानी में समा सकता है, इसलिए धीरे धीरे ये अपनी आबादी को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने जा रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के साथ इसने करार किया है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया में सबसे अधिक लैंग्वेजेस यही बोली जाती है, 800 प्लस। ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी दोनों के बीच में टॉरस स्ट्रेट है, टॉरस जल संधि। फिजी और पापुआ न्यू गिनी इन दोनों ने ही अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सवाल 8वां है, नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में केरला को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर इसका पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब ने पहली बार केरला को पीछे छोड़ते हुए नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये रिपोर्ट राज्यों के मूल्यांकन सीखने के नतीजों, स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की गुणवत्ता, समानता और गवर्नेंस के आधार पर करती है। पंजाब के बुनियादी शिक्षा यानी कि फाउंडेशन लर्निंग में खासकर कक्षा 3 में भाषा और गणित की दक्षता में काफी ज्यादा सुधार देखा गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हमने चर्चे में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना के बारे में देखा था। इसके अलावा होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब में मनाया गया। मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर बनी है हरशरण कौर नेत्रन। हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा पंजाब ने करी। बात की जाए नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था वर्ष 2015 में 1 जनवरी को। इसके अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के अशोक लाहड़ी हैं, रिसेंटली बने हैं। सीईओ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निधि छिब्बर तो कार्यकारी बनी थी, लेकिन अब कौन बन गए हैं ये बताइए। सवाल 9वां है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी 84 वर्षगांठ मनाई गई रिसेंटली अगस्त के महीने में, पूछा जा रहा है किस तारीख को शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 की यह घटना है, जस्ट हमने अभी देखा ही था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन से हुई। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त महीने में 1 से 7 अगस्त है विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 अगस्त है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड दिवस। 6 अगस्त है हिरोशिमा डे। सवाल 10वां है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता? तो आर प्रज्ञानंद यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आर प्रज्ञानंद ने एक राउंड बाकी रहते हुए ही सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता। इन्होंने
जावोखिर सिंदारेव से 1.5 अंक आगे रहते हुए जीत सुनिश्चित करी है। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स ग्रैंड चेस टूर के प्रतिष्ठित इवेंट में से एक है, जो हर साल सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अच्छा, ये देश के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे। आपको बताना है आर प्रज्ञानंद कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर शतरंज का प्रमुख खिताब है। वैसे शतरंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेट करती फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। विश्वनाथन आनंद रिसेंटली इसके अध्यक्ष बने हैं। 18 साल की उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड डी गुकेश ने बनाया। मैंने कल आपसे पूछा था पुरुषों के डीकाथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? तेजस्विन शंकर ने, अभी ग्लासगो 2026 में। आज का सवाल है 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी मेजबानी कोई सा भारतीय शहर करेगा? कौन करेगा? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।